नमस्ते दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन पुस्तक इकिगाई पर, जिसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने लिखा है। इस पुस्तक की प्राथमिक सीख यह है कि अपने जीवन काल को बढ़ाने के साथ साथ बेहतर और खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए। हम जो सोचते हैं वही लाते हैं। कई शोध इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तनाव वह प्रमुख घटक है जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करने में योगदान देता है। इस पुस्तक के लेखकों का मानना है कि इकिगाई की अवधारणा जापानी लोगों द्वारा आनंदित जीवन की असाधारण उच्च गुणवत्ता और उनकी असाधारण लंबी जीवन प्रत्याशा दोनों में एक महत्वपूर्ण कारक है। लेखक ने जापान में रहने के अपने व्यक्तिगत अनुभव और वहां की संस्कृति और जीवन शैली ने उन्हें कैसे आकर्षित किया, इस पर चर्चा की है। हालांकि जापान को अक्सर आविष्कार और प्रौद्योगिकी के देश के रूप में माना जाता है, लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि यह परंपरा के प्रति गहरा सम्मान और जागरूकता और सादगी पर जोर देने वाला देश भी है। लेखक का मानना है कि इस सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य ने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक विशेष दृष्टिकोण तैयार किया है जो संतुलन, सद्भाव और उद्देश्य को प्राथमिकता देता है। दोस्तों, अध्याय 1 में लेखक ने हमारे बढ़ती उम्र के साथ जवान बने रहने की कला पर चर्चा की है। वे बताते हैं कि शब्द इकिगाई को जापानी संस्कृति के अभिन्न अंग के रूप में पेश किया गया है और यह उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के विचार का प्रतीक है। इस शब्द का मोटे तौर पर अनुवाद होने का एक कारण या सुबह उठने का एक कारण है। खुशी की पश्चिमी खोज के विपरीत, जो अक्सर संतुष्टि को बाहरी कारकों से जोड़ती है, इकिगाई छोटी चीजों में खुशी खोजने और हम जो करते हैं उसके गहरे उद्देश्य को समझने के बारे में है। लेखक जापान के एक द्वीप ओकिनावा पर चर्चा करते हैं, जो अपनी बड़ी संख्या में 100 वर्ष से अधिक जीवित रहने वाले लोगों के लिए जाना जाता है। द्वीप के निवासी अपनी लंबी उम्र का श्रेय विभिन्न कारकों को देते हैं, जिनमें से एक है इकिगाई का होना। उनके पास रिटायरमेंट के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि वे अपने बाद के वर्षों में भी उन गतिविधियों में लगे रहते हैं जो उन्हें उद्देश्य देती हैं। एक उद्देश्य रखने से न केवल किसी का जीवन अनुभव समृद्ध हो सकता है, बल्कि वास्तविक स्वास्थ्य लाभ भी मिल सकता है। इकिगाई रखने से तनाव में कमी, बीमारी की संभावना कम और जीवन प्रत्याशा में समग्र वृद्धि हो सकती है। यह उम्र बढ़ने की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक कारक के रूप में कार्य करता है। अध्याय इस बात पर जोर देता है कि किसी की शारीरिक उम्र की परवाह किए बिना दिल से युवा बने रहने के लिए इकिगाई का होना महत्वपूर्ण हो सकता है। यह अवधारणा उम्र बढ़ने को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति उत्साह के साथ इसे अपनाने के बारे में है। किसी की इकिगाई को समझने और उसका पालन करने से व्यक्ति बड़े होने पर भी युवा भावना, उत्साह और उद्देश्य की भावना बनाए रख सकते हैं। अध्याय 2 बुढ़ापा, रोधी रहस्य, छोटी छोटी बातें जो लंबी और सुखी जिंदगी प्रदान करती हैं। अध्याय की शुरुआत उम्र बढ़ने पर जापानी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए होती है। जापान में उम्र बढ़ने को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है और जीवन की उच्च गुणवत्ता को बनाए रखते हुए शान से उम्र बढ़ने पर जोर दिया जाता है। यह युवाओं के प्रति पश्चिमी जुनून और उम्र बढ़ने के डर के विपरीत है। लेखक कारोशी की अवधारणा पर चर्चा करते हैं, जिसका अनुवाद अधिक काम करने से मृत्यु है। वे बताते हैं कि कैसे लंबे समय तक काम करने और स्वास्थ्य पर करियर को प्राथमिकता देने का दबाव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कारोशी को अत्यधिक काम और कार्य जीवन संतुलन की कमी के परिणाम के रूप में देखा जाता है। अध्याय स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन प्राप्त करने के महत्व पर जोर देता है। यह सुझाव देता है कि तनाव को कम करने, समग्र खुशी में सुधार और दीर्घायु को बढ़ावा देने के लिए काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। लेखक इस संतुलन को बनाए रखने के तरीकों के रूप में गोल्डन वीक, छुट्टियों और ओबोन छुट्टियों जैसी जापानी प्रथाओं के उदाहरण प्रदान करते हैं। लेखक कोडावरी की अवधारणा पेश करते हैं, जो रोजमर्रा की गतिविधियों में पूर्णता और उत्कृष्टता की निरंतर खोज को संदर्भित करता है।
यह एक कप चाय बनाने या फूलों को व्यवस्थित करने जितना सरल हो सकता है। छोटी सार्थक गतिविधियों पर यह ध्यान जीवन में आनंद और उद्देश्य लाता है। अध्याय में माइंडफुलनेस और पल में मौजूद रहने के विचार की पड़ताल की गई है। लेखकों का सुझाव है कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से तनाव कम करने और खुशी बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसमें अतीत या भविष्य की चिंता किए बिना आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह संलग्न होना शामिल है। बुढ़ापा रोकने के जापानी दृष्टिकोण में प्रकृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेखक वन स्नान के अभ्यास पर चर्चा करते हैं, जिसमें तनाव को कम करने और कल्याण में सुधार करने के लिए प्रकृति में खुद को डुबोना शामिल है। ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक परिवेश में समय बिताने से बुढ़ापा रोधी लाभ होते हैं। अध्याय दीर्घायु और खुशी को बढ़ावा देने में मजबूत सामाजिक संबंधों और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डालता है। एक सहायक समुदाय से संबंधित होने की भावना भावनात्मक समर्थन और उद्देश्य प्रदान कर सकती है। लेखक संक्षेप में इनेमुरी के अभ्यास पर चर्चा करते हैं, जो दिन के दौरान छोटी झपकी लेने की कला है। झपकी को समग्र स्वास्थ्य को फिर से सक्रिय करने और बेहतर बनाने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। अध्याय 3 लोगोथेरेपी से इकिगाई तक, अपना उद्देश्य ढूंढकर लंबा और बेहतर कैसे जिएं। अध्याय की शुरुआत ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल के परिचय से होती है, जो नरसंहार से बच गए और एक चिकित्सीय दृष्टिकोण विकसित किया जिसे लोगोथेरेपी के रूप में जाना जाता है। लोगोथेरेपी व्यक्तियों को पीड़ा और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उनके जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद करने पर केंद्रित है। लेखक फ्रैंकल के इस विश्वास पर चर्चा करते हैं कि प्राथमिक मानव प्रेरणा अर्थ की खोज है। फ्रैंकल ने तर्क दिया कि जिन लोगों को अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ की स्पष्ट समझ है, वे चुनौतियों पर काबू पाने और पूर्ण जीवन जीने की अधिक संभावना रखते हैं। अध्याय लोगोथेरेपी और इकिगाई की अवधारणा के बीच समानताएं दिखाता है। दोनों लंबे और बेहतर जीवन के मार्ग के रूप में अपने उद्देश्य को खोजने के महत्व पर जोर देते हैं। इकिगाई को जापानी संस्कृति के भीतर लोगोथेरेपी सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुप्रयोग के रूप में देखा जाता है। लेखक बताते हैं कि एक मजबूत क्यों या उद्देश्य की भावना होने से व्यक्तियों को कठिन परिस्थितियों को सहन करने और उनकी मानसिक और भावनात्मक भलाई बनाए रखने में मदद मिलती है। इस विचार को होलोकॉस्ट से बचे लोगों के अनुभवों के माध्यम से चित्रित किया गया है, जिसमें स्वयं विक्टर फ्रैंकल भी शामिल हैं। अध्याय उदाहरण प्रदान करता है कि कैसे लोगोथेरेपी को परामर्श और थेरेपी सहित विभिन्न संदर्भों में लागू किया गया है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे व्यक्तियों को उनके मूल्यों और उद्देश्य की पहचान करने में मदद करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। लेखक पाठकों को अपनी खुद की इकिगाई खोजने के लिए आत्म खोज की यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें किसी के मूल्यों, रुचियों, प्रतिभाओं और जुनून को प्रतिबिंबित करना शामिल है। उनका सुझाव है कि आपकी इकिगाई को खोजने में अक्सर परीक्षण और त्रुटि की प्रक्रिया शामिल होती है। लेखक इकिगाई आरेख की अवधारणा पेश करते हैं, जो कि आपको क्या पसंद है, आप किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में अच्छे हैं के बीच प्रतिच्छेदन का एक दृश्य प्रतिनिधित्व है। दुनिया की जरूरतें और आपको किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है। यह आरेख व्यक्तियों को उनकी इकिगाई का पता लगाने में मदद कर सकता है। अध्याय इस विचार पर चर्चा करके समाप्त होता है कि किसी की इकिगाई आवश्यक रूप से बाहरी उपलब्धियों या मान्यता से बंधी नहीं है। यह स्वयं पर महारत हासिल करने, व्यक्तिगत विकास हासिल करने और इस प्रक्रिया में खुशी पाने के बारे में भी हो सकता है। अध्याय 4 आप जो कुछ भी करते हैं उसमें प्रवाह खोजें। काम और खाली समय को विकास के लिए कैसे बदलें। अध्याय की शुरुआत प्रवाह की अवधारणा से होती है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां समय तेजी से बीतता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि व्यक्ति जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। लेखक चर्चा करते हैं कि कैसे किसी के काम में प्रवाह ढूंढना एक पूर्ण जीवन की कुंजी हो सकता है।
जब लोग कार्यस्थल पर प्रवाह की स्थिति में होते हैं तो वे न केवल अधिक उत्पादक होते हैं बल्कि अधिक खुश भी होते हैं। रचनात्मक प्रयासों से लेकर नियमित कार्यों तक विभिन्न व्यवसायों में प्रवाह का अनुभव किया जा सकता है। अध्याय प्रवाह प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों पर चर्चा करते हैं। स्पष्ट लक्ष्य, क्या हासिल करना है इसकी स्पष्ट समझ होना। तत्काल प्रतिक्रिया, किसी के कार्यों पर वास्तविक समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना। चुनौती और कौशल के बीच संतुलन, कार्य चुनौतीपूर्ण होना चाहिए लेकिन बहुत कठिन नहीं। एकाग्रता और फोकस, हाथ में लिए गए कार्य पर पूर्ण एकाग्रता। क्रिया और जागरूकता का विलय, गतिविधि में पूरी तरह से लगे रहने की भावना। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि प्रवाह काम तक ही सीमित नहीं है, इसे अवकाश गतिविधियों में भी अनुभव किया जा सकता है। वे शौक, खेल और रचनात्मक गतिविधियों के उदाहरण प्रदान करते हैं जहां लोग अक्सर अपने खाली समय के दौरान प्रवाह पाते हैं। प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने कौशल को लगातार विकसित करना और चुनौतीपूर्ण गतिविधियों की तलाश करना महत्वपूर्ण है। अध्याय इस बात पर चर्चा करता है कि प्रवाह के घटित होने के लिए कौशल स्तर और चुनौती का स्तर दोनों कैसे संतुलित होने चाहिए। लेखक इस बात पर प्रकाश डालते हुए प्रवाह की अवधारणा को इकिगाई से जोड़ते हैं कि कैसे प्रवाह के अनुभव किसी के उद्देश्य की भावना के साथ संरेखित हो सकते हैं। जो गतिविधियां प्रवाह लाती हैं वे अक्सर उन चीजों से जुड़ती हैं जिनके बारे में लोग भावुक होते हैं और जिनमें अच्छे होते हैं, जो संतुष्टि की भावना में योगदान करते हैं। प्रवाह के अनुभवों से व्यक्तिगत विकास और आत्मसुधार हो सकता है। जब लोग अपनी सीमाओं को पार करते हैं और चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं तो वे न केवल प्रवाह का अनुभव करते हैं बल्कि सीखते और बढ़ते भी हैं। अध्याय 5 दीर्घायु के स्वामी, दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोगों के ज्ञान के शब्दमूल। अध्याय की शुरुआत जापान के ओकिनावा के महत्व को स्वीकार करते हुए होती है, जो दुनिया में सबसे अधिक शताब्दी प्रतिशत वाले क्षेत्रों में से एक है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि ओकिनावांस दीर्घायु के रहस्यों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। लेखक ओकिनावान लाइफस्टाइल के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं और वे कैसे लंबे और स्वस्थ जीवन में योगदान करते हैं। इनमें सब्जियों, मछली और टोफू से भरपूर आहार शामिल है। नियमित शारीरिक गतिविधि, समुदाय की एक मजबूत भावना और मानसिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करें। लेखक चर्चा करते हैं कि कैसे ओकिनावावासी उम्र बढ़ने को खूबसूरती से अपनाते हैं और इसे एक नकारात्मक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखते हैं। वे सक्रिय जीवन शैली बनाए रखते हैं, सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं और बुढ़ापे तक अपने जुनून को जारी रखते हैं। अध्याय दीर्घायु को बढ़ावा देने में मजबूत सामाजिक संबंधों और समुदाय की भावना की भूमिका को रेखांकित करता है। ओकिनावान अक्सर अपने पूरे जीवन में परिवार और दोस्तों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं, भावनात्मक समर्थन और अपनेपन की भावना प्रदान करते हैं। लेखक चर्चा करते हैं कि कैसे ओकिनावांस नियमित शारीरिक गतिविधि में संलग्न होते हैं, जैसे बागवानी और घूमना। ये गतिविधियां उन्हें सक्रिय रखती हैं और जीवन भर शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती हैं। अध्याय 6 जापान के शताब्दी वासियों से सबक, खुशी और दीर्घायु के लिए परंपराएं और कहावतें। यह अध्याय जापान में शताब्दी वासियों की उल्लेखनीय संख्या को स्वीकार करते हुए शुरू होता है, जो उनके जीवन की एक झलक प्रदान करता है और खुशी और दीर्घायु के संबंध में उनके पास मौजूद ज्ञान की झलक प्रदान करता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि जापान में कई शताब्दी के लोग पारंपरिक रीति रिवाजों और प्रथाओं का पालन करना जारी रखते हैं, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। ये परंपराएं उनके उद्देश्य और कल्याण की भावना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अध्याय में बुजुर्गों के सम्मान और देखभाल की जापानी परंपरा पर चर्चा की गई है। बुजुर्गों को अक्सर ज्ञान और अनुभव के भंडार के रूप में देखा जाता है और वे अपने समुदाय के मूल्यवान सदस्य होते हैं। लेखक खुशी और दीर्घायु से संबंधित विभिन्न जापानी कहावतों का परिचय देते हैं। इनमें नाना कोरोबी या ओकी, 7 बार गिरना 8 बार उठना शामिल है, जो विपरीत परिस्थितियों में लचीलेपन को उजागर करता है, और हितो नो फ्यूरी माइट, वागा फ्यूरी नाउ से,
दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारें। आत्म पर जोर देते हैं। जापानी संस्कृति में कृतज्ञता एक आवर्ती विषय है और इसे खुशी के स्रोत के रूप में देखा जाता है। अध्याय में दूसरों के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए गोकुरोसामा के अभ्यास पर चर्चा की गई है। दूसरों को देना और उनकी मदद करना खुशी और संतुष्टि का स्रोत माना जाता है। लेखक ओत्सुके सामा की अवधारणा का पता लगाते हैं, जो दूसरों को उनकी कड़ी मेहनत और योगदान के लिए स्वीकार करने और धन्यवाद देने का एक तरीका है। जापानी संस्कृति अक्सर सादगी और अतिसूक्ष्मवाद को महत्व देती है। अध्याय में चर्चा की गई है कि किस प्रकार फलतूपन से मुक्त सरल जीवन जीने से संतुष्टि और खुशी प्राप्त हो सकती है। जापानी परंपराओं में अक्सर प्रकृति से गहरा संबंध शामिल होता है। लेखक प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता की सराहना करने के तरीकों के रूप में हनामी, फूल देखना, और त्सुकिमी, चंद्रमा देखना जैसी प्रथाओं का पता लगाते हैं। जापानी चाय समारोह, जिसे चानोयू या साड़ो के नाम से जाना जाता है, एक कला रूप के रूप में चर्चा की जाती है जो दिमागीपन, सम्मान और शांति के सिद्धांतों का प्रतीक है। इसे आंतरिक शांति और खुशी पैदा करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। अध्याय 7 इकिगाई आहार, दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोग क्या खाते और पीते हैं। अध्याय की शुरुआत इकिगाई आहार की अवधारणा को पेश करने से होती है, जो कि ओकिनावा, जापान जैसे क्षेत्रों में लोगों की आहार संबंधी आदतों पर आधारित है, जो अपनी उच्च संख्या में शताब्दी के लिए जाने जाते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि स्वस्थ आहार दीर्घायु और खुशी को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक है। अध्याय भूमध्यसागरीय और ओकिनावान आहार के बीच समानता का पता लगाता है। दोनों आहार संपूर्ण खाद्य पदार्थों, पौधों पर आधारित पोषण और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के संतुलन पर जोर देते हैं। ये आहार विभिन्न स्वास्थ्य लाभों से जुड़े हुए हैं। लेखक इकिगाई आहार में सब्जियों और फलियों के महत्व पर चर्चा करते हैं। ये खाद्य पदार्थ विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ओकिनावावासी विशेष रूप से अपने आहार में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का सेवन करते हैं। शकरकंद ओकिनावान आहार का प्रमुख हिस्सा है। वे जटिल कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। शकरकंद को निरंतर ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखा जाता है। टोफू और अन्य सोया उत्पाद आमतौर पर ओकिनावान आहार में खाए जाते हैं। वे पौधे आधारित प्रोटीन प्रदान करते हैं और पुरानी बीमारियों के लिए कम जोखिम वाले कारकों से जुड़े हैं। लेखक इकिगाई आहार में चाय के महत्व पर चर्चा करते हैं। ग्रीन टी विशेष रूप से एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो विभिन्न बीमारियों के जोखिम को कम करने सहित अपने संभावित स्वास्थ्य लाभों के लिए जानी जाती है। अध्याय हारा हचीबू की अवधारणा पर दोबारा गौर करता है, जिसका अर्थ है जब तक आप 80% भर न जाएं तब तक खाना। यह अभ्यास कैलोरी सेवन को नियंत्रित करने में मदद करता है और खाने में संयम की भावना को बढ़ावा देता है। लेखक विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने और अपने आहार को मौसम के अनुरूप बनाने के महत्व पर जोर देते हैं। मौसमी भोजन विविध प्रकार के पोषक तत्व और स्वाद सुनिश्चित करता है। अध्याय जापान में खाना पकाने और साझा करने के सांस्कृतिक महत्व पर चर्चा करता है। भोजन तैयार करना और साझा करना सामाजिक जुड़ाव और आनंद के रूप में देखा जाता है। अध्याय 7 इकिगाई आहार के सिद्धांतों और दीर्घायु और खुशी को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका का सारांश देकर समाप्त होता है। ये पाठकों को बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इस आहार के तत्वों को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 8 कोमल गतिविधियां, लंबा जीवन, पूर्व से आए व्यायाम जो स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा देते हैं। अध्याय स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा देने में शारीरिक गतिविधि के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शुरू होता है। यह इस विचार का परिचय देता है कि पूर्व के सौम्य, कम प्रभाव वाले व्यायाम इन क्षेत्रों के लोगों की भलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेखक ताई ची पर चर्चा करते हैं, जो एक प्राचीन चीनी प्रथा है जो धीमी बहती हुई गतिविधियों को गहरी सांस लेने और ध्यान के साथ जोड़ती है।
ताई ची अपने कई स्वास्थ्य लाभों के लिए जानी जाती है, जिसमें बेहतर संतुलन, लचीलापन और विश्राम शामिल है। इसका अभ्यास अक्सर एशिया में सभी उम्र के लोगों द्वारा किया जाता है। अध्याय योग के भारतीय अभ्यास की पड़ताल करता है, जिसमें शारीरिक मुद्राएं, सांस लेने के व्यायाम और ध्यान शामिल हैं। योग लचीलेपन, शक्ति, मानसिक स्पष्टता और विश्राम में सुधार के लाभों के लिए जाना जाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दुनिया भर में लोग इसका अभ्यास करते हैं। लेखक शियात्सु के अभ्यास पर चर्चा करते हैं, जो मालिश का एक जापानी रूप है जिसमें शरीर पर विशिष्ट बिंदुओं पर दबाव डालना शामिल है। ऐसा माना जाता है कि यह विश्राम को बढ़ावा देता है, तनाव कम करता है और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करता है। तनाव दूर करने और परिसंचरण को बढ़ावा देने के तरीके के रूप में स्वमालिश तकनीकों का भी उल्लेख किया गया है। पारंपरिक मार्शल आर्ट जैसे कराटे और जूडो को न केवल शारीरिक विषयों के रूप में बल्कि अनुशासन, ध्यान और उद्देश्य की भावना पैदा करने वाली प्रथाओं के रूप में भी खोजा जाता है। मार्शल आर्ट संतुलन और मानसिक स्पष्टता के महत्व पर जोर देता है। अध्याय इस बात पर जोर देता है कि इन पूर्वी अभ्यासों के बीच सामान्य सूत्र माइंडफुलनेस है। चाहे यह ताई ची, क्यूई गोंग, योग या अन्य प्रथाओं के माध्यम से हो, पल में मौजूद रहना और आंदोलनों में पूरी तरह से शामिल होना उनकी प्रभावशीलता की कुंजी है। लेखक इन पूर्वी अभ्यासों से जुड़े व्यापक स्वास्थ्य लाभों पर चर्चा करते हैं। इन लाभों में बेहतर हृदय स्वास्थ्य, कम तनाव, बढ़ी हुई मानसिक स्पष्टता, बेहतर संतुलन और समन्वय और बढ़ी हुई दीर्घायु शामिल हैं। अध्याय इस विचार पर जोर देता है कि ये अभ्यास केवल युवाओं के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे अभ्यास हैं जिन्हें जीवन भर अपनाया जा सकता है, जिससे बुढ़ापे में स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बढ़ावा मिलता है। अध्याय 8 पूर्वी अभ्यासों के लाभों और स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका का सारांश देकर समाप्त होता है। यह पाठकों को बेहतर शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए इन प्रथाओं का पता लगाने और उन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 9 लचीलापन और वाबी सभी, तनाव और चिंता को कम किए बिना जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करें। अध्याय की शुरुआत जीवन की चुनौतियों से निपटने में लचीलेपन के महत्व पर चर्चा से होती है। लचीलापन विपरीत परिस्थितियों से उबरने और मानसिक और भावनात्मक कल्याण बनाए रखने की क्षमता है। लेखक वाबी सभी की जापानी अवधारणा का परिचय देते हैं, जो अपूर्णता और क्षणभंगुरता की स्वीकृति पर केंद्रित है। वबी सभी जीवन के अपूर्ण, उम्र बढ़ने और क्षणिक पहलुओं में सुंदरता और अर्थ खोजने को प्रोत्साहित करता है। अध्याय यह बताता है कि लचीलापन और वाबी सभी कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। लचीलेपन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए जीवन की खामियों और असफलताओं को स्वीकार करना शामिल है। लेखक लचीलापन विकसित करने में सचेतन स्वीकृति के महत्व पर जोर देते हैं। जीवन में चुनौतियों और खामियों को स्वीकार कर व्यक्ति तनाव और चिंता को कम कर सकते हैं। अध्याय में तनाव कम करने की तकनीकों पर चर्चा की गई है, जिसमें माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने के व्यायाम शामिल हैं। ये अभ्यास व्यक्तियों को तनाव प्रबंधन और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। लेखक परिवर्तन की अनिवार्यता और इसे अपनाने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वह भी सभी जीवन के बदलते मौसम में सुंदरता देखने को प्रोत्साहित करता है। अध्याय लचीलेपन के निर्माण में सामाजिक समर्थन और समुदाय की भूमिका पर जोर देता है। मजबूत सामाजिक संबंध कठिन समय के दौरान भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। लचीलापन अक्सर प्रतिकूल परिस्थितियों में अर्थ खोजने से जुड़ा होता है। लेखक इस बात पर चर्चा करते हैं कि जो लोग उद्देश्य और अर्थ की भावना के साथ चुनौतियों का सामना करते हैं, वे उनसे उबरने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। लेखक सकारात्मक उम्र बढ़ने की अवधारणा का पता लगाते हैं और कैसे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को अनुग्रह और स्वीकृति के साथ अपनाना बाद के वर्षों में लचीलापन और खुशी बनाए रखने की कुंजी है। अध्याय
जीवन के विकास, परिवर्तन और नवीनीकरण के चक्रों को चित्रित करने के लिए मौसमों के रूपक का उपयोग करता है। जिस तरह प्रकृति विभिन्न मौसमों का अनुभव करती है, उसी तरह व्यक्ति भी जीवन के चरणों से गुजरते हैं और वह भी सभी प्रत्येक मौसम की स्वीकृति और सराहना को प्रोत्साहित करता है। अध्याय 9 जीवन की चुनौतियों का सामना करने में लचीलेपन और वाभी सभी के महत्व को सारांशित करते हुए समाप्त होता है। यह पाठकों को खामियों को अपनाने, बदलाव को स्वीकार करने और जीवन के सभी पहलुओं में सुंदरता और अर्थ खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, आज के इस ऑडियो में सिर्फ इतना ही। आपको यह ऑडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग ऑडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।